अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अब मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, क्योंकि आपने दरमियान में मुझे ये आइडिया दे दिया है कि रिव्यू आर्टिकल में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो समहाउ वैसे तो रिव्यू आर्टिकल पे एक पूरा सेशन होना चाहिए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ चीज़ें कवर कर सकूं रिव्यू आर्टिकल की स्पेशली। ओके, लास्ट टाइम नाहिल ने आई गेस ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें आर्टिकल लिखते हुए रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल लिखते हुए बेसिकली कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। उस टाइम क्योंकि सेशन क्लोज हो रहा था तो मैं आपको बहुत अच्छे से कोई आइडिया नहीं दे सकी। आपके पास दो सिनेरियोज है। आप अगर एक रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल 15 to 20 डेज में लिखते हैं एंड समहाउ वो बार बार रिजेक्ट होता रहता है और फिर आपको ख्याल आता है 1 महीने या 2 महीने की रिजेक्शंस के बाद आपको ख्याल आता है कि आपको उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और फिर आप दोबारा से 15 to 20 डेज उस पर स्पेंड करते हैं, इससे अ लॉट बेटर है कि आप एक ही दफ़ा एटलीस्ट 2 मंथ्स स्पेंड करें अपने आर्टिकल पे, उसे बहुत अच्छे से रिव्यू करें, राइट करें, रिव्यू करें। अगर आप किसी और से रिव्यू करवाना चाहते हैं, किसी सीनियर से, सुपरवाइजर से, प्रोफेसर से, उसे रिव्यू करवाएं, फिर उसे सबमिट करवाएं। सो ये एक कल का क्वेश्चन था जिसमें मैंने बहुत सोचा और मेरा ये आइडिया है आपको। लास्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी दैट वर मेथोडोलॉजी। मैं अब रिजल्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी बिकॉज हमने सबमिशन और फिर रिव्यूअर और ये सब कुछ भी कवर करना है। ओके, जब आप रिजल्ट लिख रहे होते हैं तो बेसिकली आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने रिजल्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, व्हाट डिड यू फाइंड। आपने अपनी रिसर्च में, चाहे आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपने बहुत ज्यादा रीडिंग की है, बहुत से आर्टिकल्स लेकर उन्हें रीड किया है उस सारे सिनेरियो में, या आपके पास ओरिजिनल डाटा है और आपने लैब बेस्ड रिसर्च की है या कोई सर्वे कंडक्ट किया है, उस सिनेरियो में आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। वो नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इन द सेंस आपने कुछ और अज्यूम किया हुआ था बट रिजल्ट कुछ और आए हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि जो आपका हाइपोथेसिस था, जो आपने अज्यूम किया हुआ था, रिजल्ट एज इट इज आए हो। सो दोनों सिनेरियो पॉसिबल है और आपने सिर्फ उन्हें कोड करना है। किन फॉर्म में आप कोड कर सकते हैं? आप उन्हें टेक्स्ट की फॉर्म में कोड कर सकते हैं, टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं और उन पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है। हम ये रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। जिन रिजल्ट के टेक्स्ट में मैंने वैल्यूज ऐड किए हैं, मैंने एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज रन की, ठीक है, और जिसकी मैंने वैल्यूज टेक्स्ट में ऐड की है उनको मैं अवॉइड करूंगी कि मैं उन्हें टेबल में ऐड ना करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट ऐसे ये है, मैंने इसकी वैल्यूज को टेक्स्ट में ऐड किया हुआ है। जब मैंने टेबल ड्रॉ की है तो ये मेरा डेफिशिएंसी है, मुझे उस चीज की टेबल ड्रॉ नहीं करनी जिस चीज की वैल्यूज मैं एज इट इज टेक्स्ट में लिख रही हूँ। कभी कभी आपको ना, ये मेरा बहुत फर्स्ट आर्टिकल है तो आपको टाइम के साथ साथ अपनी डेफिशिएंसीज रियलाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने एक चीज को माइंड में रखना है, जब आपने टेक्स्ट में वैल्यूज लिख दी हैं तब आपने टेबल ड्रॉ नहीं करनी है, तब आपने फिगर ड्रॉ नहीं करनी है। और अगर आप टेबल या फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तब आपने टेक्स्ट को वैल्यूज से नहीं भरना है, तब आपने टेक्स्ट को बहुत सिंपल रखना है। सिर्फ ये बताना है, सिर्फ कंपैरिजन करके दिखाना है कि आपकी क्या वैल्यूज आई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास ये ग्रुप्स है, ये सारे मेरे पास ग्रुप है
और मैंने अपने हर ग्रुप को ऊपर जो फर्स्ट ग्रुप है कंट्रोल से कंपेयर करना था। मैं सिंपल रिजल्ट में ये लिखूंगी कि जो 3 ग्रुप है, बिल्कुल लास्ट वाले 3 ग्रुप है, उनके नेम लिखूंगी। इन तीनों ग्रुप की वैल्यू कंट्रोल से 25% कम है। जो ऊपर के 3 है उनके नाम लिखूंगी और मैं मेंशन करूंगी कि इसकी वैल्यू कंट्रोल से 15% हाई है। सो मैं सिर्फ परसेंटेज मेंशन कर सकती हूँ, मुझे ईच एंड एवरी वैल्यू मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें आपको कहीं वैल्यू नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू है और वो ये कि मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं। मैंने स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया है और मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। सो एक चीज ये कि जो चीज आपने टेक्स्ट में मेंशन कर दी है, अगर आपने वैल्यूज टेक्स्ट में मेंशन कर दी हैं तो उनकी टेबल्स एंड फिगर्स ड्रा नहीं करनी, और अगर आप टेबल एंड फिगर ड्रा कर रहे हैं तब आपने उस वैल्यूज को टेक्स्ट में मेंशन नहीं करना। सेकंड थिंग, जब आप टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल के ऊपर आप एक उसका कैप्शन देते हैं, ठीक है। उस कैप्शन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकती थी कि ये मेरी ब्लड टेस्ट के रिजल्ट हैं, या जो बिल्कुल नीचे इसके टेबल है, टेबल नंबर 5 को अगर आप देखें, जहाँ मैं लिख देती कि बॉडी वेट एंड लिवर वेट ऑफ रैट्स। इससे मुझे या एडिटर को या पब्लिशर को या जो मेरा बाद में आर्टिकल रीड करेगा उसे कैसे आइडिया होगा कि ये किस चीज का वेट है, मैंने कब कैलकुलेट किया है, किस लिए कैलकुलेट किया है। सो प्रॉपर कैप्शन देना है कि ये मेरे प्लांट का ट्रीटमेंट इफेक्ट है वेट के ऊपर रैट्स के। सिमिलरली मैंने अपने प्लांट का ट्रीटमेंट इफेक्ट चेक किया है सीरम मार्कर्स के ऊपर। एक तो कैप्शन को बहुत लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने टेबल में एब्रीविएशन यूज की हैं तो उन एब्रीविएशन को आपने नीचे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे आप अब मेरे आर्टिकल में रिजल्ट में मोस्टली देखेंगे JHM, मैंने फिर से हर टेबल के नीचे मेंशन किया है JHM स्टैंड फॉर जैस्मीनम हुमाइल मेथनॉल एक्सट्रैक्ट। किसी एक टेबल के नीचे नहीं, जिस टेबल में भी JHM का वर्ड यूज किया है उस टेबल के नीचे उसको मेंशन किया है कि JHM किसकी एब्रीविएशन है। सिमिलरली WBC का हर बायोलॉजिकल स्टूडेंट को पता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, स्टिल आई हैव मेंशन कि WBC वाइट ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, RBC रेड ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग जो आपने टेबल में लिखी है उसको आपने नीचे एक्सप्लेन करना है। सेकंड, जो बिल्कुल स्टार्ट में आपने लिखना है, आपने टेबल में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट की है, क्या ये मीन वैल्यू है, क्या ये एवरेज वैल्यू है, क्या आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की है, क्या आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है। मैंने अपने आर्टिकल में मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया है हर जगह पे। सो हर टेबल एंड फिगर के नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि पहली वैल्यू मीन को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड प्लस माइनस के बाद की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन को मेंशन कर रही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड चीज, मैंने हर टेबल के नीचे मेंशन किया है कि मेरा सैंपल साइज 6 रैट्स था। अगर वो फीमेल रैट्स थे तो मैंने फीमेल रैट लिखा है, अगर वो मेल रैट थे तो मैंने मेल रैट नीचे मेंशन किया हुआ है। तो आपने रिजल्ट लिखते हुए मीन, मतलब आपने अगर मीन वैल्यू ली है, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर या कुछ भी आपने वैल्यू की जो भी टाइप ली है उसको मेंशन करना है। अपना सैंपल साइज मेंशन करना है, आपने कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया है या कौन सा आपने टेस्ट अप्लाई किया है उस टेस्ट को मेंशन करना है। और लास्ट चीज, जो भी आपने एब्रीविएशन टेबल में यूज की होगी आपने उसको मेंशन करना है। एक और चीज, ये आपके सामने एक ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ प्रिज्म से बनाया है। आपको ग्राफ प्रिज्म 30 डेज के लिए फ्री ऑफ कास्ट गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आपको एक्सेल इससे भी अच्छे ग्राफ ड्रॉ करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ किया होता, ये नीचे वाली चीजें मेंशन ना की होती तो आपको या मुझे, इवन मुझे खुद को भी
कैसे आइडिया होता कि इनमें से कौन सा बार, कौन सा कॉलम कौन से वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो मैंने हर डिजाइन को मेंशन किया है कि ये डिजाइन कंट्रोल के लिए है, कौन सा डिजाइन CCL4 ग्रुप के लिए है, हर ग्रुप को प्रॉपर मेंशन किया है। सेकंड चीज, अगर आपने कोई एस्से लगाया है और उसका कोई यूनिट है, जैसे मैंने कैटालेज एस्से, कैटालेज एक्सपेरिमेंट लगाया है और कैटालेज एंजाइम है, इसका यूनिट होता है, मैंने उस यूनिट को मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली मैंने ग्लूटाथायोन का एक्सपेरिमेंट लगाया है, उसका प्रॉपर यूनिट होता है, मैंने उसे मेंशन किया है। लास्ट चीज, जैसे टेबल के नीचे मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, सिमिलरली मैंने फिगर के नीचे एक्सप्लेनेशन दी है कि कैट स्टैंड फॉर कैटालिस्ट, सॉड स्टैंड फॉर सुपर ऑक्साइड, पॉड स्टैंड फॉर परऑक्सीडेज। बहुत इजी काम है रिजल्ट्स लिखना, बहुत इजी काम है। आपने एक्सेल में जाकर फिगर्स एंड कॉलम्स को ड्रॉ करना है और उन्हें एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर देना होता है अपने फाइल में, और उस पे थोड़ा सा आपने टेक्स्ट ऐड करना है। रिजल्ट में a lot of टेक्स्ट ऐड करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी सिचुएशन में नहीं है। मैं आपको एक एक्सेल शीट अगर दिखा सकूं प्लीज, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपकी एक्सेल शीट कैसे नजर आती है। ये मैंने एक एस्से लगाया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास मेरे ग्रुप के नेम है, मेरे पास कौन कौन सा प्लांट का एक्सट्रैक्ट था, मैंने उन सबको मेंशन किया, मैंने कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया है, मैंने उसे मेंशन किया। अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा हुआ है तो ये उससे रिजल्ट आए हैं, अगर आपने नहीं भी देखा हुआ तो कोई इशू नहीं है। आपके एक्सपेरिमेंट की जो भी वैल्यूज आती हैं आपने वो एक्सेल शीट में डालनी है, उनके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। हर वैल्यू पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद मेरे एक्सपेरिमेंट्स में मुझे IC50 कैलकुलेट करने की जरूरत थी, मैंने उसका फॉर्मूला अप्लाई किया और ये नीचे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब ये ग्राफ एक्सेल में कैसे ड्रॉ होता है, आप प्लीज इसकी कोई वर्कशॉप या समहाउ कुछ भी लीजिएगा। अगर आपको एक्सेल में ग्राफ ड्रॉ करना या फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता, मैं एक छोटा सा ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मैंने इन 2 लाइंस को का ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं सिंपल इंसर्ट में गई हूँ, मुझे लाइन ग्राफ चाहिए, मैंने यहाँ से ये ग्राफ लिया है, बस ग्राफ बन गया। अब आपको इसकी एडिटिंग करनी है। आपके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था आपने यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के एक्सेल टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं, अपना यूनिट ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इस साइड पे करना है। सो ये बेसिकली एक्सेल शीट है मेरे रिजल्ट की। ये दिखाने का पर्पज इस टाइम आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि रिजल्ट के लिए आपको सिर्फ एक्सेल शीट पे मेहनत करनी है और उसके बाद इन टेक्स्ट आपने बहुत छोटी छोटी बातें लिखनी होती हैं कि मेरा फलां ग्रुप उससे इनहेंस कर रहा है, मेरे ये रिजल्ट आ रहे हैं, जीन का इफेक्ट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। रिजल्ट के फौरन बाद डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। अब आपका आपके अपने राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखना चाहते हैं या रिजल्ट्स को बिल्कुल सेपरेट और डिस्कशन को बिल्कुल सेपरेट लिखना चाहते हैं। मैं खुद नॉर्मली प्रेफर करती हूँ कि मैं रिजल्ट एंड डिस्कशन को सेपरेट रखूं, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, बस ये मेरा राइटिंग स्टाइल है। सो आप रिजल्ट एंड डिस्कशन को साथ लेकर भी चल सकते हैं। आप रिजल्ट को पहले लिख दें, रिजल्ट जितने भी हैं आप फिर उसके बाद उन सबको डिस्कस कर लें। डिस्कस करने का स्टाइल ये है, आपने रिजल्ट में लिखा What did you find? आपने डिस्कशन में लिखना है क्यों वो रिजल्ट आया है, वो उस रिजल्ट आने के पीछे लॉजिक क्या है। सो डिस्कशन में कभी भी अपने रिजल्ट रिपीट नहीं करने हैं। आपने डिस्कशन में आकर दोबारा से ये नहीं बताना कि मेरा प्लांट का ग्रुप मेरे कंट्रोल के ग्रुप से 25% इनहेंस कर रहा था। ये तो बात आप पहले ही रिजल्ट में बता चुके हैं। अब आपने ये बात बतानी है कि अगर मेरे प्लांट ने रैट के वेट को कंट्रोल किया है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल रीजन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने लिखा कि मेरे प्लांट ने जिन भी रैट्स को मैंने अपना प्लांट दिया था, ठीक है,
उनका वेट जो है वो रिड्यूस रहा है, बहुत ज्यादा इनहेंस नहीं हुआ है। इसके पीछे एक मेजर लॉजिक ये हो सकती है कि मेरे प्लांट ने लिवर इन्फ्लेमेशन या बॉडी इन्फ्लेमेशन ही कॉज नहीं होने दी, और अगर बॉडी इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं हुई है तो डेफिनेटली वेट जो है वो एक कंट्रोल स्टेट में रहा है। इसके बाद मैं फौरन एक अपने टाइप की स्टडी का रेफरेंस दूंगी कि सेम इसी तरह की स्टडी पीछे भी किसी टाइम में हो चुकी है और उनके भी सेम रिजल्ट आए थे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ अगर प्लीज दिखा सकूं तो आपको आइडिया हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, ये रहा, ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है कि मेरी करंट स्टडी ने ये कंक्लूड किया है कि अगर हम बायोकेमिकल मार्कर को या ब्लड मार्कर को स्टडी करें तो जस्मीनम हुमाइल मेथनॉल एक्सट्रैक्ट जो है वो नॉन टॉक्सिक है, क्योंकि उसने आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज पे कोई बहुत नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला है। ठीक है, इसके अलावा मुझे मॉर्टेलिटी का भी कोई एविडेंस नहीं मिला। इसी तरह की एक प्रीवियस फाइंडिंग हो चुकी है। मैंने किस प्लांट पे हुई है उस प्लांट नेम को मेंशन किया है कि मेरे प्लांट पे नहीं हुई क्योंकि मेरा प्लांट तो नोवेल है, बट सेम इसी तरह का एक प्लांट था जिस पे ये स्टडी हो चुकी है और उस प्लांट ने भी ब्लड मार्कर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाला। आपने डिस्कशन के हर पैराग्राफ को लिखते हुए ये बात याद रखनी है कि उसमें 2 से 3 चीजें होनी चाहिए। ये डिस्कशन का फॉर्मूला है। आपने फाइंडिंग को बताना है बस एक सिंगल लाइन में कि आपके प्लांट ने, आपके कंपाउंड ने, आपकी जीन ने ये इफेक्ट डाला है। सेकंड, आपने अपने किसी भी प्रीवियस स्टडी के साथ उसे कंपेयर करना है। अब वो प्रीवियस स्टडी आपके हक में भी हो सकती है, कभी भी ये गलती नहीं करनी कि डिस्कशन में आप हमेशा ही ये लिखते रहें कि प्रीवियस स्टडी मेरे हक में थी, प्रीवियस स्टडी के भी सेम रिजल्ट आए थे, सिमिलरली फ्लांस स्टडी ने भी ये किया है। कभी कभी कुछ चीजें आपके अगेंस्ट भी तो जाती हैं, सो आपको कंट्राडिक्शन एंड सिमिलैरिटी दोनों को डिस्कशन में बताना चाहिए। अगर किसी एक रिजल्ट का कोई एक प्रीवियस स्टडी ऐसी है जो आपसे कंट्राडिक्ट कर रही है, प्लीज उसे उसका रेफरेंस दें, प्लीज उसे नॉमिनेट करें। इससे आपकी स्टडी की वर्थ इनहेंस होगी, आपकी स्टडी का या आपके आर्टिकल की पब्लिकेशन उससे रुकने नहीं लगी। मैं रिजल्ट एंड डिस्कशन को कंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे एक इस बात के साथ कि आपने रिजल्ट्स में मैक्सिमम टेबल्स एंड फिगर्स को ऐड करना है, वैल्यूज को ऐड करना है, आपने क्या फाइंड किया है वो बातें लिखनी है। डिस्कशन में आपने कभी भी वैल्यू नहीं लिखनी है, वैल्यू मेंशन नहीं करनी है, दोबारा से रिजल्ट्स को रिपीट नहीं करना है। आपने क्या करना है, रिजल्ट की एक सिंगल लाइन लिखकर और फिर पूरे पैराग्राफ में आपने उसकी रीजन देनी है कि अगर कंपाउंड ने इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज किया है तो आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस वजह से डिक्रीज किया होगा, कौन सी जीन्स को डिक्रीज किया है, प्रीवियस स्टडीज इसके बारे में क्या कहती हैं, हमारे पास ये रेफरेंसेस हैं। सेकंड, वो सारे रेफरेंसेस जो आपने इंट्रोडक्शन में बचा के रखे थे, रिजल्ट में वैसे ही रेफरेंस यूज नहीं होता, अब वो सारे रेफरेंसेस आपने डिस्कशन में डालने हैं। अगर मैं कहती हूँ कि रिजल्ट हार्ट ऑफ योर आर्टिकल है, then discussion is brain of your article। आपका मेन डिस्कशन पे होना चाहिए। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल पैराग्राफ है। अगर आपको समझ नहीं आता कि मैं प्रीवियस स्टडी को कैसे नॉमिनेट रेफरेंस दूं तो उसकी ये 4 से 5 एग्जांपल है। आप इस तरह से इन सेंटेंसेस के साथ उन्हें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले ये कि हमारी स्टडी ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है, बट इन कंट्रास्ट हमने पिछली स्टडी में ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, सो ये मैंने 4 से 5 लाइंस लिख दी हैं कि यही डिस्कशन में बार बार रिपीट होती रहती हैं। आपकी स्टडी ने क्या बताया, आपकी स्टडी क्या एक्सप्लेन करती है, इस जैसे सिमिलर स्टडी 1, 2 या 3 है, इससे कंट्रास्ट पे कंट्राडिक्टरी कोई स्टडी है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्या पॉसिबल रीजन है, और आपकी फाइंडिंग्स क्या सजेस्ट करती हैं। डिस्कशन में कॉमन मिस्टेक्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपने रिजल्ट्स को बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन देनी है, उनकी रेपिटेशन नहीं करनी।
अनसपोर्टेड क्लेम्स नहीं बनाने। अगर किसी चीज का रेफरेंस आपके पास नहीं है तो खुद से बात नहीं छोड़ देनी है। आप ये बात रिजल्ट में कर सकते हैं अपनी तरफ से कोई भी बात, ठीक है, कि मेरा ये रिजल्ट आया, तब आपको रेफरेंस नहीं चाहिए। डिस्कशन में कोई भी बात रेफरेंस के बगैर नहीं करनी है। अच्छा, इसके अलावा साइटेशन को आपने यहाँ पर ज्यादा वर्थ देनी है। यहाँ आप एक पैराग्राफ में 4 से 5 साइटेशन भी ऐड करेंगे तो वेल एंड गुड है। ये एक एग्जांपल है कि आपने रिजल्ट की स्टाइल में लिखना है कि सेल्फ वायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 28% फॉलोइंग ट्रीटमेंट, ठीक है। डिस्कशन आपने कैसे लिखनी है कि अब आपने बता दिया है रिजल्ट में कि इंक्रीज आया है सेल की वायबिलिटी में। डिस्कशन में आपने बताना है कि ये इंक्रीज सजेस्ट कर रहा है कि ट्रीटमेंट जो है वो या तो सेल सर्वाइवल को प्रमोट कर रही है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर रही है, और सिमिलर इफेक्ट हमें एक प्रीवियस स्टडी में मिले हैं। आई होप बहुत कुछ क्लियर है। अब मैं 5 से 10 मिनट आपके लूंगी, और क्योंकि हम में से बहुत से लोगों का रिव्यू आर्टिकल में इंटरेस्ट है तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। रिव्यू आर्टिकल बेसिकली 3 टाइप का है, नरेटिव, सिस्टमैटिक एंड मेटा एनालिसिस। नरेटिव फ्लेक्सिबल ओवरव्यू होता है किसी भी टॉपिक का। सिस्टमैटिक रिव्यू में आप प्री डिफाइंड सर्च स्ट्रेटेजी या सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करते हैं। मेटा एनालिसिस में आपको बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर आप अपना पहला रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने इससे पहले रिव्यू आर्टिकल नहीं लिखा, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आपने नरेटिव रिव्यू लिखना है। आपकी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट हमेशा नरेटिव रिव्यू की तरफ होना चाहिए। वो एज कंपेयर टू अदर्स इजी होता है लिखने में। अच्छा, ये कल हमने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ये कि रिव्यू आर्टिकल में सेम टाइटल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट जाएगा, कीवर्ड्स है, इंट्रोडक्शन है। आप मेथोडोलॉजी की जगह सर्च स्ट्रेटेजी लिख सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी। आपने रिजल्ट की जगह थीमेटिक सेक्शंस लिखने होते हैं डिफरेंट। इसके अलावा आपके पास रिसर्च गैप या उसे आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं। सिमिलरली आपने कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस है। अब अगर मुझसे कल सायरा ने पूछा था हम टाइटल कैसे सिलेक्ट करें, आपके टाइटल 2 टाइप के हो सकते हैं। वीक टाइटल क्या है, मैं सिंपल लिख दूं, अ रिव्यू ऑफ विटामिन डी अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। बहुत वीक टाइटल है, बहुत वीक है, इसे तो पहली फुर्सत में ही एडिटर रिजेक्ट कर देगा। बेटर टाइटल क्या है, आप ये बताएं कि आप ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट विटामिन डी को स्टडी कर रहे हैं। मैं एग्जांपल इसलिए एक ही रख रही हूँ बार बार ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। ओके, हम विटामिन डी को ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस रिव्यू आर्टिकल में हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बताएंगे, थेराप्यूटिक पोटेंशियल बताएंगे और कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स है, ठीक है। सो अब हमने इसमें इंफॉर्मेशन दी है। अब ये इंफॉर्मेटिव टाइटल हो गया है। ऊपर वाला क्या था, इवन डिस्क्रिप्टिव टाइटल भी वो नहीं बन रहा, ठीक है। सो ये आप इन द डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव की कैटेगरी में आता है। सो टाइटल रिव्यू आर्टिकल का हमेशा ऐसे होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपने 3, 4, 5 पैराग्राफ लिखने हैं इंट्रोडक्शन के। रिव्यू आर्टिकल का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपने 10-12 पैराग्राफ लिख देने हैं। नो, इंट्रोडक्शन के वही 4 to 5 पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल, यही हम पिछले टाइटल को लेकर चलते हैं। अगर हम यही स्टडी इसी पे हम एक रिव्यू आर्टिकल लिखने लगे हैं, और वो नरेटिव रिव्यू आर्टिकल है। मैं सिर्फ इस वाली कैटेगरी को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ओके, सबसे पहले हमने ब्रेस्ट कैंसर को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो आपका इशू है ना, आपने कोई भी रिव्यू आर्टिकल, कोई भी आइडिया आपके पास है, उसमें जो आपका मेन इशू है, जिसके अगेंस्ट आप ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप कोई टूल लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले उस इशू को डिस्कस करना है। सेम जैसे आप रिसर्च आर्टिकल में करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आपने अगर ट्रीटमेंट बतानी है तो उससे पहले आप ये बताएं कि इस टाइम पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है,
या अगर आप कोई टूल्स बताने लगे हैं जीन स्टडी करने के लिए, तो आपने सेकंड पैराग्राफ में जो इस टाइम टूल्स अवेलेबल है पहले वो टूल्स डिस्कस करने हैं, कि अपना टूल बताने से पहले जो करंट टूल है उनको डिस्कस करना है। पैराग्राफ 3 में अब आपने अपना टूल, अपना ट्रीटमेंट, अपनी जीन, जो भी चीज आप एज अ सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, अब उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या बेनिफिट है, आपको कैसे पता चला कि वो इतनी अच्छी है, आपको उससे रिलेटेड जो भी डाटा प्रेजेंट है वो आपने इसको बताना है। पैराग्राफ नंबर 4, आप जब भी कोई आइडिया लेकर आएंगे उस पे ऑलरेडी बहुत से रिव्यू आर्टिकल प्रेजेंट होते हैं। सो आपने पैराग्राफ नंबर 4 में ये बताना है कि आपने रिव्यू आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं, आपके रिव्यू आर्टिकल को पढ़ने की हमें या रीडर को क्यों जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत छोटी सी लाइन ऐड की है, क्योंकि हमें बेसिकली आइडिया नहीं होता। पैराग्राफ नंबर 4 हमें बहुत मुश्किल लगता है कि मैं क्या रीजन दूं, तो अब ये रीजन एक मैंने ऐड कर दी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि ऑल्दो बहुत सी स्टडीज ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट विटामिन डी को इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या क्लिनिकल रिसर्च में जो रीसेंट एडवांसेस है इस पे कोई रिव्यू आर्टिकल नहीं है। तो मेरा रिव्यू आर्टिकल क्लिनिकल स्टडीज को डिस्कस करेगा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो भी एडवांसेस अब आ चुकी है 25-26 में उनको डिस्कस करेगा। ये आपकी बहुत वैलिड रीजन हो सकती है। अब आपने अपने आइडिया से रिलेटेड वैलिड रीजन सोच लेनी है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेम रिसर्च आर्टिकल की तरह आपके इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में रिव्यू आर्टिकल में भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ नंबर 4 से डिफरेंट होता है। पैराग्राफ नंबर 4 में आप रीजन बता रहे हैं कि आप क्या क्या नई चीजें बताने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव में आप ये बता रहे हैं वो जो आपने टाइटल लिखा है। मैंने आपको रिसर्च आर्टिकल में भी कहा था ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत आसान है, आपने अपने टाइटल को ही सीधा करके लिखना होता है। टाइटल को आपने कंप्रेस किया है, उसी टाइटल को ऑब्जेक्टिव में जाकर आपने ओपन कर देना है, एक प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ओके, मेथोडोलॉजी की एग्जांपल मैंने दे दी है ताकि आपका ये मसला ही खत्म हो जाए कि मेथोडोलॉजी में हम क्या लिखते हैं। सिस्टमैटिक की बिल्कुल डिफरेंट है डेफिनेटली, मेटा एनालिसिस की डिफरेंट है, हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं। नैरेटिव की मेथोडोलॉजी लिखने का तरीका ये है कि लिटरेचर ऑफ दिस नैरेटिव रिव्यू वाज आइडेंटिफाइड थ्रू सर्चेस ऑफ पबमेड, स्कोपस एंड गूगल स्कॉलर। मैंने कल आपको शायद ये तीनों सर्च इंजन खोल के दिखाए थे। अगर आप सिर्फ गूगल स्कॉलर से आर्टिकल ले रहे हैं कोई इशू नहीं है, आपको ये लिखना है कि मैंने सारे आर्टिकल ही गूगल स्कॉलर से लिए थे। अगर आप सिर्फ पबमेड का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसको मेंशन करना है। जो भी सर्च इंजन आपने यूज किया है उसको मेंशन करें, उसके बाद आप लिखेंगे आपने कौन से कीवर्ड यूज किए थे। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास, तो हमेशा अपनी सर्च में इन्वर्टेड कॉमास यूज करने हैं, वरना आपकी सर्च में इतने रैंडम और इररेलेवेंट आर्टिकल आते हैं कि आप पढ़े बगैर ही सिर्फ गूगल पे उनके टाइटल देख के ही लैपटॉप बंद करके भाग जाते हैं। सो आपने कीवर्ड्स बताने हैं। थर्ड, आपने आर्टिकल को प्रेफरेंस किस बेस पे दी, आपको कैसे पता चला कि इस आर्टिकल से डाटा कलेक्ट करना है, इस आर्टिकल को मैंने रिजेक्ट करना है, आपने वो लाइन लिखनी है। और लास्ट में एडिशनल रेलेवेंट रेफरेंसेस आपने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप इस टाइम आपके हाथ में मोबाइल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये बेस्ट मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करने का तरीका है। ये एक पैराग्राफ आपने बिल्कुल स्टार्ट में लिखना होता है, आप इसमें रैंडम चेंजेस कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, अब आपके पास रिव्यू आर्टिकल में कोई रिजल्ट नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट आपने नहीं लगाया हुआ, आप लोगों की कहानियां सुना रहे हैं, तो आप इसे रिजल्ट का नाम देते ही नहीं है। ना रिजल्ट ऊपर लिखते हैं, ना थीमेटिक सेक्शन की हेडिंग देते हैं, कुछ भी हेडिंग नहीं देनी, डायरेक्ट आपने स्टार्ट करना है, लेकिन इन्हें रखना थीम के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ब्रेस्ट कैंसर और विटामिन डी को लेकर चलूं, मैंने अपना पहला पार्ट इंट्रोडक्शन रखा था, दूसरा पार्ट मैंने क्या रखा था, मटेरियल एंड मेथड रखा था, थर्ड पार्ट में क्या रख रही हूँ, मैं डायरेक्ट चली गई हूँ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे।
मैंने अपने टाइटल में बताया था मैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को स्टडी करूंगी, मैं क्लिनिकल एविडेंस दूंगी और मैं फ्यूचर एस्पेक्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को स्टडी करने लगी हूँ। अब जब ब्रेस्ट कैंसर विटामिन डी के अगेंस्ट काम करता है तो बहुत से सिग्नलिंग पाथवे को इफेक्ट करता होगा। मैंने हर सिग्नलिंग पाथवे पर 2-2 पेजेस, एक पेज, 1.5 पेज, जो भी मुझे डाटा रेलिवेंट लगता है मैंने वो लिखना है। ठीक हो गया? ये आपको एग्जांपल मिल रही है। फॉर एग्जांपल एपोप्टोसिस को वो इफेक्ट कर रहा है, सेल साइकिल अरेस्ट को करता है सॉरी, PI3 के सिग्नलिंग पाथवे को करता है। सो आपने पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म लिखना है। फिर आपने उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने हैं, आपने समराइज करना है कि क्या इस पे कोई प्री क्लिनिक स्टडीज हुई है, विटामिन डी कभी रैट्स में यूज भी हुआ है, मतलब रैट्स में ब्रेस्ट कैंसर इंट्रोड्यूस करवाकर क्या उन्हें विटामिन डी दिया गया है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। अगर ऐसी कोई स्टडीज है तो उन सारी स्टडीज को आपने समराइज करना है, एक गलती नहीं करनी। मुझे प्लीज 1 मिनट दें। आपने एक गलती नहीं करनी कि महरीन का आर्टिकल ये बता रहा है, फातिमा का आर्टिकल ये, खान का आर्टिकल ये, अलग अलग से नाम मेंशन नहीं करने होते रिव्यू आर्टिकल में। आपने ये बताना है previous studies are suggesting that vitamin D is efficiently treating breast cancer in rats। उसके बाद 4 से 5 रेफरेंस देने हैं। ये तरीका है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने टाइटल में मेंशन की थी वो क्लिनिकल एविडेंस था कि हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस होंगे और हम उनको स्टडी करेंगे। सो अब आपने क्लिनिकल एविडेंस स्टडी करने हैं और लास्ट में फिर आपने वो सारे चैलेंजेस बताने हैं जो अभी भी विटामिन डी से रिलेटेड है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स बताने हैं, कोई लिमिटेशन है तो वो बतानी है। आपके रिजल्ट का पार्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपने इस तरह से बेसिकली रिजल्ट वाले पार्ट को लिखना होता है। फिर आपने डिस्कशन पे चले जाना है। अब आपकी मर्जी है कि आप एक सेपरेट डिस्कशन लिखना चाहते हैं रिव्यू आर्टिकल में तो ठीक है आप लिखें, अदरवाइज जहां पर आप वो रिजल्ट वाला पार्ट जिसे हम कह रहे हैं इसमें ही चीजों को डिस्कस करते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि विटामिन डी ने एपोप्टोसिस को इफेक्ट किया है तो मैं साथ ही एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से सिग्नलिंग पाथवे को इफेक्ट किया है, पीछे क्या उसकी रीजंस हैं, विटामिन डी ने क्यों किया होगा एपोप्टोसिस को या सिग्नलिंग पाथवे को या BCL2 को या बैक्स प्रोटीन को, किस बेसिस पर इफेक्ट किया होगा, मेरे पास क्या इसका प्रूफ है, मतलब कौन कौन से रेफरेंसेस हैं। तो सारा कुछ मैं यहाँ लिख दूंगी। नॉर्मली रिव्यू आर्टिकल में आप रिजल्ट एंड डिस्कशन को एक साथ ही लेकर चलते हैं और डिस्कशन सेम रिसर्च आर्टिकल जैसी होती है कि आपने रिजल्ट को रिपीट नहीं करना बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन देनी है, उसके बारे में कोई सिमिलर स्टडीज हैं तो वो सजेस्ट करनी है, उनका रेफरेंस देना है, कोई कंट्राडिक्टिंग है तो वो। एक बात जो कल किसी ने क्वेश्चन भी किया था, जो हमारे पास स्टूडेंट भी ब्लंडर मारकर आते हैं जब मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज रिव्यू आर्टिकल लिखें और फिर मेरा दिल नहीं करता उस रिव्यू आर्टिकल को पढ़ने का। आपने किसी सिचुएशन में फिगर्स एंड टेबल्स किसी भी और आर्टिकल से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास परमिशन ही नहीं है। अगर आपको किसी स्टडी को समराइज करना है, कोई चीज ड्रॉ करनी है तो इस तरह से आप वर्क फ्लो चार्ट बना सकते हैं या आप अपना वर्क फ्लो चार्ट बनाएंगे, आप किसी और का कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी की फिगर एंड टेबल बहुत पसंद आई है तो उस फिगर को आपने रीड्रॉ करना है, सिमिलर उस जैसी फिगर रीड्रॉ करनी है और फिर मेंशन भी करना है, उस फिगर की एक्सप्लेनेशन एक देनी है कि ये बेसिकली प्रपोज्ड मैकेनिज्म है विटामिन डी का अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर और ये फिगर मैंने अडॉप्ट की है इन 2 आर्टिकल से। वो रिसर्च आर्टिकल भी हो सकते हैं, वो रिव्यू आर्टिकल भी हो सकते हैं। सिमिलरली किसी की टेबल कॉपी नहीं हो सकती, किसी रिव्यू किसी रिसर्च आर्टिकल की टेबल आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सारी टेबल्स या बहुत सारे आर्टिकल्स के डेटा को अपनी टेबल में समराइज कर सकते हैं, अपनी एक टेबल जनरेट कर सकते हैं। सो टेबल्स एंड फिगर्स कॉपी करने का कंसेप्ट ही नहीं है, उसका कंसेप्ट सिर्फ तब है कि अगर आप मेरी टेबल
मेरे आर्टिकल की टेबल को कॉपी कर रहे हैं तो आपने मुझसे लाइसेंस लेना है, परमिशन लेनी है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब वर्क फ्लो रिव्यू आर्टिकल का बेसिकली ये है कि आपने 3-4 सर्च इंजन से रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल डाउनलोड करने हैं, उन्हें पढ़ना है, जो आपके रेलिवेंट पेपर हैं उन्हें अपने पास संभाल लेना है, उसमें से आपने थीम्स और रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स को समराइज करवाने के लिए, ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, और उसके बाद उन आर्टिकल्स में से आपने डाटा कलेक्ट करके अपने रिव्यू आर्टिकल में लिखना है। एक बात मजे की आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की है, वो रिव्यू आर्टिकल पकड़ते हैं और उसी से रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। समझ आई? किसी और के 3-4 रिव्यू आर्टिकल्स इकट्ठे किए, उनमें बहुत सारा डाटा मिल गया, उसी डाटा को रिफ्रेश कर करके अपना रिव्यू आर्टिकल जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बुरी प्रैक्टिस है, नहीं करनी ये। डेफिनेटली एक जगह पर आपको बहुत सारा डाटा मिले तो आपको अर्ज होती है कि यहीं से सारा डाटा कलेक्ट कर लो। रिसर्च आर्टिकल्स मैक्सिमम यूज करने हैं, रिव्यू आर्टिकल को रिफ्रेश कर करके अपना रिव्यू आर्टिकल नहीं जनरेट करना। ओके, अब हम आ गए हैं कंक्लूजन की तरफ। ये रिसर्च आर्टिकल का कंक्लूजन भी है, ये रिव्यू आर्टिकल का कंक्लूजन भी है। आपका कंक्लूजन आपने डिस्कशन के फौरन बाद लिख लेना है। हमने कैसे स्टार्ट किया था? पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मटेरियल एंड मेथड, देन रिजल्ट, देन डिस्कशन, उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन आपकी की फाइंडिंग को समराइज करता है और जो भी इम्प्लीकेशन है आपकी स्टडी को उनको हाईलाइट करता है। लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन जैसा एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट जैसा कंक्लूजन लिख देते हैं। ये ब्लेंडर नहीं मारना। आपने कंक्लूजन में कोई वैल्यू मेंशन नहीं करनी, कोई भी किसी भी तरह का डिजिट मेंशन नहीं करना होता कंक्लूजन में। सेकंड, आप कंक्लूजन में फ्यूचर डायरेक्शन बता सकते हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स बता सकते हैं। अगर आप अलग से फ्यूचर डायरेक्शन या फ्यूचर एस्पेक्ट्स की हेडिंग नहीं देना चाहते तो कंक्लूजन की आपकी लास्ट सेंटेंस जो होगा वो फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ योर स्टडी होगा। प्रिंसिपल फार्मूला कंक्लूजन लिखने का ये है कि आपने सबसे पहले अपनी मेन फाइंडिंग लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखती हूँ कि विटामिन डी ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट इफेक्टिवली यूज हो सकता है, और मेरी स्टडी ने ये सजेस्ट किया है। द करंट स्टडी हैज सजेस्टेड दैट वी कैन यूज moderate dose of vitamin D against breast cancer in rats। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये विटामिन डी हमें नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से मिल सकता है, चीप सोर्स है, इसके अलावा इसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? अगर आप विटामिन डी को एज अ ड्रग देना स्टार्ट करेंगे तो आपके ब्रेस्ट कैंसर की जितनी भी उसकी मैं क्या कहूँ इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ साथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी और जो हेल्दी सेल्स हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। और इसके अलावा अगर कोई फ्यूचर रिकमेंडेशन है तो मैं लास्ट में वो लिखूंगी। कंक्लूजन एक पैराग्राफ का होता है, छोटा सा पैराग्राफ आपने लिखना है, इसमें आपने रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं लेने होते। अच्छा, वीक कंक्लूजन क्या है? मैं सिंपल लिख दूं, दिस स्टडी वाज अबाउट विटामिन डी अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर एंड आई कंक्लूडेड दैट विटामिन डी वाज वेरी इफेक्टिव। वीकेस्ट कंक्लूजन है। बेटर क्या है? My study, this study demonstrated that vitamin D influences multiple molecular pathways involved in breast cancer progression. These findings support its potential therapeutic role and provide a foundation for future experimental validation. ये बहुत बेटर कंक्लूजन है। आपने 2 से 3 सेंटेंसेस में अपनी सारी बात एक्सप्लेन कर दी है। कंक्लूजन के बाद हमेशा आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ये आपके टाइटल से बिल्कुल पहले की चीज होती है। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए एक बात याद रखिएगा, ये आपका सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पार्ट है। कोई आपके आर्टिकल को, चाहे वो रिसर्च है चाहे वो रिव्यू आर्टिकल है, इस बेसिस पे जज करेगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा है। अभी लास्ट सेशन में जब कल मैं आपको बता रही थी तो मैं आपको क्या बता रही थी, हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले और हमें वहीं से आइडिया हो जाएगा कि ये आर्टिकल हमारे पढ़ने के काबिल है भी या नहीं है। तो अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए भी ये बात माइंड में रखिए कि लोग आपके एब्स्ट्रैक्ट की
बेसिस पे आपके आर्टिकल को जज करेंगे। मैं आपको हमने बहुत बातें कर ली, मैं अब आपको चीजें दिखाती हूँ। ये कंक्लूजन है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी वैल्यू नजर नहीं आएगी। 3 से 4 जीन्स के नाम नजर आ रहे हैं, 1-2 एक्सपेरिमेंट्स के नाम नजर आ रहे हैं। मैंने CCl4 यूज किया था, उसको दोबारा मेंशन किया है, अपने प्लांट को मेंशन किया है, एंड दैट इज ठीक है। अब आप एब्स्ट्रैक्ट देखिएगा, कितना बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं। आपने एब्स्ट्रैक्ट को बिल्कुल बोर नहीं रखना, वैल्यूज के बगैर नहीं रखना, कोई ना कोई वैल्यू मेंशन करनी है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट में आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। आप इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव लिख चुके हैं, उसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें। बेशक मैंने लिखा है कि मेरा प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है, इसका डिकॉक्शन या पल्प जो है वो इफेक्टिव है स्किन डिजीज के अगेंस्ट। आवर करंट स्टडी एम्स का मतलब है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने लगी हूँ। Our current study aims to illustrate the non-toxicity and protective potential of plant extract blah blah blah. Objective लिखना है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट में। सेकेंड चीज आपने क्या लिखनी है, आपने सारी मेथोडोलॉजी लिखनी है, जो भी आपने यूज की है। बहुत डिटेल नहीं लिखनी, पर एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से आपने यूज किए हैं, कितनी डोज दी है। हम एब्स्ट्रैक्ट को कल भी वैसे देख चुके हैं, इस वजह से मैं इसे जल्दी खत्म कर रही हूँ। उसके बाद आपने रिजल्ट के कुछ लाइंस लिखनी है, जो मेजर आपके रिजल्ट्स आए हैं, और लास्ट में एक कंक्लूजन की लाइन ऐड करनी है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला भी दिखा देती हूँ, जिससे ये इजी हो जाएगा। जैसे आपने आर्टिकल लिखते हुए स्ट्रक्चर फॉलो की थी, सेम स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए फॉलो होगी। एब्स्ट्रैक्ट आपका मिनी आर्टिकल है। आपने सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी लिखना है 1 से 2 सेंटेंस में, देन आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है। अच्छा, आप बैकग्राउंड को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स में बैकग्राउंड की कभी कोई लाइन नहीं देखी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से भी स्टार्ट करते हैं। तो आप बैकग्राउंड लिखें या ना लिखें, आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, देन आपको मेथड्स लिखने हैं, रिजल्ट, और फिर एक सिंगल लाइन ऑफ कंक्लूजन लिखना है। रिव्यू आर्टिकल का अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो आपने सेम बैकग्राउंड लिखना है। उसके बाद आपके रिव्यू आर्टिकल का पर्पस क्या था। अब ये पर्पस ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, और पर्पस वो जो हम पैराग्राफ नंबर 4 में कह रहे थे कि आप रिव्यू आर्टिकल लिख ही क्यों रहे हैं, वो भी हो सकता है। थर्ड, आपने अपने रिव्यू आर्टिकल का स्कोप लिखना है कि इससे लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है। फोर्थ में आपने मेन कंक्लूजन ऑफ योर रिव्यू आर्टिकल लिखना है। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं होते, तो आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी रिव्यू आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट में। ये एक एग्जांपल है, मैंने पहले जो लाइन ग्रीन सा कलर दिया है, ये बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव बता रहा है। ये रिव्यू आर्टिकल की एग्जांपल है, ये उसका पर्पस बता रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव बता रहा है, उसका बैकग्राउंड है। सेकंड में उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि हमने कौन कौन सी चीजें यूज की हैं, स्कोप क्या है मेरे रिव्यू आर्टिकल का। प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, थेराप्यूटिक पोटेंशियल है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने आर्टिकल में। और थर्ड पार्ट में उन्होंने मेन कंक्लूजन बताया हुआ है अपने रिव्यू आर्टिकल का। ये 3 चीजें मेजर हैं जो रिव्यू आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं लिखना। सेकंड, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स जरूर ऐड करने हैं अगर आप रिसर्च आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। थर्ड, मेजर मिस्टेक, वो एब्रिविएशन यूज नहीं करनी जो दुनिया को पता ही नहीं है, जो कॉमन ही नहीं है। जैसे टाइटल में आप वो एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते ना जो कॉमन नहीं है, सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट में भी आप वो एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते जो कॉमन नहीं है। फोर्थ, आपने कोई साइटेशन नहीं देनी, एब्स्ट्रैक्ट का कोई रेफरेंस नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट में टेबल एंड फिगर ऐड नहीं हो सकती। उसके बाद हम आ जाते हैं कीवर्ड, और फिर हम सबमिशन की तरफ आई होप चलेंगे। अच्छा, गुड कीवर्ड्स ये हैं कि अब आपने पूरा आर्टिकल लिख लिया, अब आपको पता है आपने ब्रेस्ट कैंसर आपका मेन मसला था,
सो एक तो आपका कीवर्ड ये हो गया। सेकंड आपने ट्रीटमेंट क्या दिया, विटामिन डी का ट्रीटमेंट दिया है, सो आपका ये सेकंड कीवर्ड हो गया। आपने कौन सा मेजर सिग्नलिंग पाथवे स्टडी किया है, चाहे रिसर्च आर्टिकल है चाहे रिव्यू आर्टिकल है, आपने उस पाथवे को डिस्कस करना है या उस पाथवे को सॉरी आपने एज अ कीवर्ड यूज करना है। फोर्थ, अगर आपने कोई टूल यूज किया है, जैसे आपने मॉलिक्यूलर डॉकिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोटीन को डिस्कस किया है, आपने उसको एज अ कीवर्ड यूज करना है। बैड कीवर्ड क्या है, रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस, कैंसर, डिजीज। कैंसर दुनिया जहान के कैंसर हैं। अच्छा, ये कीवर्ड आपके किस काम आते हैं, जब हम गूगल स्कॉलर पे कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो इसी की बेसिस पे तो आर्टिकल ओपन होकर आता है। तो अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे होंगे तो आपका आर्टिकल सबसे पहले पॉपअप होकर आएगा। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ रेफरेंसेस। प्लीज मैनुअल रेफरेंसेस ऐड नहीं करने हैं। कोई भी टूल डाउनलोड कर लो, मेंडले गूगल पे रखा है, डाउनलोड कर लो, फ्री है। कोई किसी यूनिवर्सिटी से ले लो, किसी सीनियर से क्रैक्ड वर्जन ऑफ एंड नोट ले लो, इतने रेफरेंस के टूल हैं, कोई भी टूल ले लो। मैनुअल ऐड करने को प्लीज छोड़ दो। अब मैं आपको 2-3 ऐड करके दिखाना चाहती हूँ। मैं नॉर्मली एंड नोट को यूज करती हूँ, सो मैं उसी को आपको यूज करके दिखाती हूँ। इस वाले टूल में दिखाऊं, इसके बाद मैं आपसे कोई क्वेश्चन आंसर का हम सेशन कर लेते हैं। प्लीज बस मुझे ये ऐड करने दें। फॉर एग्जांपल मैंने पॉलीफिनोल्स आर बेस्ट फॉर योर स्किन, मुझे एक रेफरेंस ऐड करना है। मेरे एंड नोट में ऑलरेडी बहुत से रेफरेंसेस रखे हुए हैं, ये मैंने डाउनलोड कैसे किए थे वो भी बताती हूँ। अभी मैंने इस रेफरेंस को ऐड करना है, मैं इसे क्लिक कर लूंगी। उसके बाद मैंने जाना है, ये ऊपर एंड नोट मेंशन है, एंड नोट पे इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, जो आर्टिकल सिलेक्ट किया है उसी की साइटेशन ऐड होगी। यहाँ साइटेशन ऐड हो गई है, यहाँ पे रेफरेंस आ गया है। सो जैसे जैसे आप साइटेशन ऐड करते जाएंगे, नीचे एक प्रॉपर बिब्लियोग्राफी जनरेट होती जाएगी, आपका पूरा रेफरेंस का लिस्ट अरेंज होकर आएगा। मैंने इसे एंड नोट में ऐड कैसे किया था, इस आर्टिकल को मैंने सिंपल गूगल स्कॉलर को ओपन किया, उसके बाद मैंने कोई सा भी आर्टिकल एक देखा, मैं ये मेरे पास आ रहा है इंपोर्ट इनटू एंड नोट। ये आपके पास सिर्फ उस सिचुएशन में आता है जब आपके लैपटॉप में एंड नोट आपने इंस्टॉल किया हुआ हो। सो मैं इंपोर्ट इनटू एंड नोट करूंगी, ये 1 से 2 सेकंड लगेगा। जब ये यहाँ डाउनलोड होकर शो होगा, इसे आपने ओपन करना है और आजा, सॉरी मैंने उसकी एडवांस सर्च ओपन की हुई है तो इस वजह से शो नहीं हो रहा, अदरवाइज वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने बहुत सी चीजें इसमें न्यू ओपन की थी कि शायद ये रहा, जो अभी अभी मैंने ऐड किया है वो ये रहा, ठीक है। अब मैंने इस पे क्लिक किया और मैं वापस गई, मुझे अपनी इस वर्ड फाइल में इस रेफरेंस को ऐड करना था। मैंने एंड नोट क्लिक किया, इंसर्ट साइटेशन की, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन की, और मेरे पास ये आ गया है आर्टिकल। ये रेफरेंस है, ये साइटेशन है, ओके। अगर आपको एंड नोट यूज करना नहीं आता, आपको मेरे से समझ नहीं आई, अगर आपको मेंडले यूज करना नहीं आता, आपको रेफरेंस टूल यूज करना नहीं आता, तो प्लीज कोई सी वर्कशॉप अटेंड कर लो, 100-200 रुपए लगा लो, 500 लगा लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब ये जो रेफरेंसेस हैं ये APS 7th में है। हो सकता है जर्नल मुझसे कहे हमें APS 7th नहीं चाहिए, हमें नंबर्ड साइटेशन चाहिए, एक क्लिक पे सारे रेफरेंस चेंज हो जाएंगे। मैनुअल बैठ के ऐड करोगे ना तो 100 रेफरेंसेस को नंबर वाइज खुद से बैठकर ठीक करना पड़ेगा, और अगर टूल यूज करोगे रेफरेंस का तो एक क्लिक पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। सपोज मुझे जर्नल कहता है मुझे ACS स्टाइल चाहिए, ACS स्टाइल हो गया है, ये देखो ये ऊपर हो गया और यहाँ पे नंबर ऐड हो गए हैं। इतना आसान हो जाती है जिंदगी, रेफरेंस इस तरह से आपने ऐड करने हैं, ठीक है।
हर लाइन का रेफरेंस या हर लाइन की साइटेशन या हर पैराग्राफ की साइटेशन इस तरह से आपने ऐड करनी है। मैं इसे कर रही हूँ बंद और इसे भी मैं कर रही हूँ बंद। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है, हमें कुछ समझ आया है? ओके हम क्वेश्चन आंसर वैसे मैं नॉर्मली एंड पे रखती नहीं हूँ, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं सारे तब भी आंसर करती रहूंगी। डज यूजिंग ग्रामरली सजेस्ट एआई यूसेज और इंडिकेट प्लेजरिज्म? यस, ग्रामरली अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली वो आपको अगर आप डिटेक्शन का पूछ रहे हैं तो वो आपको, अच्छा नहीं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आप ग्रामरली का यूज करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आएगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं। मेरे तो अपने पास ग्रामरली है, मैं इसे आपके सामने ओपन करती हूँ, अभी कहीं मुझे बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बताएगा। ये मेरा ग्रामरली चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो मुझे मिस्टेक बता रहा है कि एडजस्टेड टू 20 माइक्रोलीटर होता है, एट 20 माइक्रोलीटर नहीं होता। मैं इस पे क्लिक कर दूंगी, वो मेरी मिस्टेक को ठीक कर देगा। द ऑब्टेन्ड पीक्स होता है, ऑब्टेन्ड पीक्स नहीं होता, ठीक है। सो ये देखो, ग्रामरली आपको जो भी सजेस्ट करता है वो कभी भी प्लेजरिज्म या एआई जनरेटेड में नहीं आता। अगर 5 से कम रेफरेंस हो देन उसके नहीं, मैंने 5 आपको ये नहीं कहा कि 5 ही होने चाहिए, मैंने एक सिर्फ नंबर बताया है। आप 2 रेफरेंस भी दे सकते हैं, आप किसी बात के लिए 1 रेफरेंस भी दे सकते हैं, आप 3 रेफरेंस भी दे सकते हैं। हाँ जी, मैं जनरल सिलेक्शन की तरफ ही जाने लगी हूँ क्योंकि हमारी आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट हो गई थी, सो मैंने सोचा मैं दरमियान में पता कर लूं कि हम जाग भी रहे हैं या नहीं। अब हम ये नेक्स्ट स्लाइड जनरल सिलेक्शन की है। सबसे आसान काम जब आप बिल्कुल अपने आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन का स्टार्ट ले रहे होते हैं, सबसे इजी काम है ये करना। आपने लिखना है एल्सेवियर का जर्नल फाइंडर, आपके पास ऊपर ये लिंक आएगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं आप सबके पास एक एक आर्टिकल इस टाइम लिखा हुआ है, वो रिसर्च आर्टिकल भी हो सकता है, वो रिव्यू आर्टिकल भी। तो आपने गूगल पे जाकर सिर्फ ये एक प्रॉम्प्ट देनी है, इसे ओपन कर लेना है। अब वो आपसे कह रहा है कि आप प्लीज अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे एंटर करें क्योंकि आपका आर्टिकल रेडी है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना एब्स्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आर्टिकल किस किस जर्नल में पब्लिश हो सकता है, मेरी क्या सजेशन है। मेरे पास ये आर्टिकल रखा है, ये मेरा अपना आर्टिकल है, ओके। सो मुझे जज नहीं करना है। ये मैंने कॉपी किया अपना एब्स्ट्रैक्ट और इसके बाद मैंने इसे वहां ऐड कर दिया और मैंने क्लिक कर दिया फाइंड जर्नल। अब देखते हैं इसने हमें कुछ बताया है कि नहीं। ये देखो क्या कुछ बता रहा है, वो बता रहा है फूड केमिस्ट्री एडवांसेस का जर्नल आप किस जर्नल मतलब आपके एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपको सूट करता है। इसके बाद हिलियन का एक जर्नल है, ये आपको सूट करता है। फाइटोमेडिसिन प्लस है, बहुत सारे जर्नल वो आपको सजेस्ट करेगा, बहुत कुछ सजेस्ट करेगा। सो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। आपने पिक किस बेसिस पे करना है इसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, आपको इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल चाहिए। हम इस टाइम ये डिस्कस नहीं कर सकते कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, कैसे आता है जर्नल, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होना जरूरी है। अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो उसमें रिसर्च सबमिट कराना या आर्टिकल सबमिट कराने को आपने अवॉइड करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखना है कि इस जर्नल पे ओपन एक्सेस तो नहीं लिखा हुआ। अगर ओपन एक्सेस लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पब्लिश करवाने के लिए आपको $2440 देने हैं। हमारे पास तो $40 भी नहीं है। सो हम स्क्रॉल करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस हमारे पास, ये हमें अमीर समझ रहा है, सॉरी। अच्छा एक बात ये मजे की ये है कि मेरा आर्टिकल पब्लिश है, इस वजह से वो मुझे सारे ही ओपन एक्सेस के अब ऑप्शन दिखा रहा है।
ये पब्लिश्ड आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट है मेरे पास। जब आप अनपब्लिश्ड का डालेंगे तो आपको बहुत कुछ और ऑप्शन देगा। सेकंड आप यहाँ पर फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, मैंने उसे कहा है कि मुझे ओपन एक्सेस वाले नहीं, मुझे सब्सक्रिप्शन वाले दिखाएं। अच्छा, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। ओपन एक्सेस के मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये पब्लिश्ड आर्टिकल का है। जब आप अपने अनपब्लिश्ड का डालेंगे तो आपके पास ओपन एक्सेस के अलावा इसके भी आएंगे। अगर आप बहुत स्टार्ट में हैं और आपको आइडिया नहीं है कि आपने जर्नल कैसे फाइंड करना है, तो ये रहा आपका जर्नल फाइंडर। ये आपको बताएगा कि ये मोस्ट रेलेवेंट है, ये जर्नल, इसमें आप पब्लिकेशन कर सकते हैं। अब आपने जर्नल सिलेक्ट कैसे करना है या उसे रीड कैसे करना है, मैं आपको एक जर्नल दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये एक जर्नल है। अच्छा, ये इसका नाम है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि नाम मैंने खुद लिखा है। तो इन्फ्लेमोफार्माकोलॉजी इसका जर्नल, इसका नाम है। ये उसका पब्लिकेशन का डेटाबेस है, या ऐसा कहना चाहिए जैसे आपका पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड के अंदर 9, 10th, फर्स्ट ईयर, 8, 7, 6 हर तरह की बुक्स पब्लिश होती हैं, हर सब्जेक्ट की बुक पब्लिश होती हैं। ये वो बोर्ड है, ये वो डेटाबेस है जो डिफरेंट टाइप, डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल को पब्लिश करता है। एक बात जो आपने माइंड में रखनी है, आपने ट्राई करना है, या तो आप स्प्रिंजर के जर्नल में पब्लिश करवाएं या फिर अल्जेवियर के जर्नल में पब्लिश करवाएं। MDPI आपसे पैसे चार्ज करेगा हमेशा, और उसके जर्नल रिकमेंड भी नहीं करते लोग। खैर, ये आपके जर्नल की टाइप है। अगर जहां लिखा हुआ है हाइब्रिड, तो इसका मतलब है ये फ्री ऑफ कास्ट भी आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे, या आपसे पैसे लेकर भी आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसकी बेसिस पर आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर जब आप आर्टिकल सबमिट कराते हैं ना, तो हाइब्रिड वाला जर्नल आपसे पूछता है कि आपने फ्री ऑफ कास्ट पब्लिश करवाना है या आप हमें पैसे भरेंगे, तो आपने वो वाला ऑप्शन क्लिक करना है। एक अच्छी और चीज दिखाती हूँ, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, हाइब्रिड के अलावा अगर ये लिखा होगा कि स्पोर्ट्स ओपन एक्सेस, स्पोर्ट्स का वर्ड होगा ओपन एक्सेस के पीछे, तो इसका मतलब ये है कि ये भी दोनों तरह के ऑप्शन आपको देगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं या आप पैसे भरकर जाना चाहते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर देखो, इसमें मेरा आर्टिकल है। ओह वाओ, आई एम सो गुड। ओके, आपने यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी आपको यहीं आसपास मिल जाएगा। ये इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 6.3, ठीक है। अच्छा, एक नीचे ISSN नंबर भी दिया हुआ होता है, इसको भी आपने, जिस भी आर्टिकल में आप सबमिट करवा रहे हैं उसका ये ISSN नंबर आपको चाहिए होता है। ये आपने हमेशा, वैसे तो जर्नल के डेफिनेटली फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, अगर आप कॉपी करके एक्सेल शीट में रखना चाहें तो भी ठीक है। सिमिलरली इसका ISSN नंबर भी नीचे लिखा हुआ होगा। अच्छा, एक तो आपने इम्पैक्ट फैक्टर देखना है, सेकंड आपने ये देखना है कि क्या स्पोर्ट का वर्ड आ रहा है ओपन एक्सेस के पीछे। तीसरी चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कहाँ पब्लिश नहीं करवाना, सबमिट ही नहीं करवाना। ये एंटीऑक्सीडेंट का जर्नल है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई है, 8.2 है, बहुत बेस्ट है। लेकिन उसने लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ ओपन एक्सेस हूँ, आप मेरे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस पे करेंगे तो मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा, अदरवाइज फ्री ऑफ कास्ट आर्टिकल पब्लिश नहीं हो सकता। हमेशा उन जर्नल्स पे जाना है जो आपके फ्री ऑफ कास्ट आर्टिकल को पब्लिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं सॉरी, मैंने आपको आर्टिकल सबमिट करने का तरीका बताना था। अच्छा, इम्पैक्ट फैक्टर, जब आप पहला आर्टिकल सबमिट करा रहे हैं तो आपने लालच नहीं करनी, बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश नहीं करवाना। जैसे मैंने सबसे पहले 8.2 में करवाया, 7.1 में करवाया, लेकिन समहाउ मेरा 6.3 वाले में पब्लिश हो गया था आर्टिकल। लेकिन आपने बहुत, क्योंकि राइटिंग स्किल्स
टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। सो आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन आपको अपनी रिसर्च क्वालिटी का, अपने रिव्यू आर्टिकल की क्वालिटी का अच्छे से पता होता है। सो बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर पे पहली दफा में ही नहीं जंप कर जाना 7 और 8 पे, और बहुत लो इम्पैक्ट फैक्टर पे भी नहीं रहना, जैसे 1 पे, 1.5, 1.8 पे भी नहीं रहना है, 2 से ऊपर ऊपर ट्राई करनी है। और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हो ही ना, अगर इम्पैक्ट फैक्टर ना हो तो आर्टिकल के फ्रंट पेज पे मेंशन ही नहीं होता, इसका मतलब है उसका इम्पैक्ट फैक्टर 0 है, उसमें भी आर्टिकल सबमिट कराने को अवॉइड करना है। सो जब भी आप जर्नल ओपन करेंगे, आपने जर्नल फाइंडर से बहुत सारे जर्नल्स देख लिए, किसी एक को आपने सूटेबल समझा कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर फॉर एग्जांपल 2.8 है, वो फी भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो मैं उसमें आर्टिकल सबमिट करवाता हूँ। आपने सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट में पहले ऊपर ही लिखा होता है, आपने जाकर इसे क्लिक करना है। अच्छा, मेरी क्योंकि आईडी बनी हुई है, सो मुझे आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आईडी ना बनी हुई होती तो मैं यहाँ पर क्या करवाती, सबसे पहले अपनी आईडी को, ईमेल आईडी को रजिस्टर करवाती। सो मेरी आईडी, मेरा अकाउंट इस जर्नल में है, जिसका पासवर्ड मैं भूल चुकी हूँ। ओह, याद है मुझे। अच्छा, मैंने डाल दिया। ये नोटिफिकेशन मुझे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं होंगे। बिफोर यू स्टार्ट आपने हर चीज को पढ़ना है। प्लीज किसी भी चीज को ये सोच कर कि आप स्किप कर सकते हैं, आपने स्किप नहीं करना। अब आपने यहाँ पर चूज एन आर्टिकल टाइप करना है। आपका रिव्यू आर्टिकल है तो आपने रिव्यू क्लिक करना है, आपका रिसर्च आर्टिकल है तो आपने वो करना है। अगर आपने कोई ब्रीफ रिपोर्ट या केस स्टडी बनाई है तो वो, मेरा फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल है, मैं इसे क्लिक करती हूँ और मैं स्टार्ट सबमिशन कर देती हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे पूछेगा कि आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको अपलोड करें। मेरे पास कहाँ रखा होगा मैन्युस्क्रिप्ट? मैंने इसे अपलोड कर दिया, ठीक है। जब तक ये अपलोड होता है, अगर आपने फिगर्स एंड टेबल्स अलग से अपलोड करनी है तो ये ऑप्शनल है, मैं अलग से नहीं करती, मैंने ऑलरेडी अपने मैन्युस्क्रिप्ट में सब कुछ ऐड किया हुआ है। मुझे रिलेटेड फाइल्स भी ऐड नहीं करनी है। सो आई विल मूव टू नेक्स्ट। पता नहीं वो अपलोड हुआ भी है या नहीं। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, आपने अपनी फाइल अपलोड की थी, उसने उसी फाइल में से आपका टाइटल एक्सट्रैक्ट करके खुद ही बता दिया है कि ये आपका टाइटल है ना। अगर आपका टाइटल यही था तो वेल एंड गुड है। अगर आपका टाइटल ये नहीं था, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो आपकी फाइल में से ही टाइटल आपका निकाल रहा है, ठीक है, जो आपने वर्ड फाइल अपलोड की है। हमेशा वर्ड फाइल अपलोड करनी है, पीडीएफ अपलोड नहीं करना, अपलोड हो ही नहीं सकता। तो उसने आपका टाइटल भी निकाल लिया उस फाइल से, उसने आपका एब्स्ट्रैक्ट भी निकाल लिया है उस फाइल से। अब आपको एक कवर लेटर देना होता है। मैंने वो कवर लेटर आपके लिए ओपन करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फ्लेमो फार्माकोलॉजी में अपना आर्टिकल सबमिट कराने लगी हूँ, तो मैं लिखूंगी टू एडिटर इन चीफ, उसके बाद इन्फ्लेमो फार्माकोलॉजी, जो भी उसके स्पेलिंग है, ठीक है, और क्या डेट चल रही है आज की, मतलब मैं किस दिन सबमिट करा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक लेटर लिखना है। उस लेटर में पहली लाइन में या पहले एक शॉर्ट पैराग्राफ में मैंने सिर्फ ये बताना है कि मैं एक आर्टिकल सबमिट करवा रही हूँ जिसका टाइटल ये है। उस टाइटल को मैंने बोल्ड कर दिया है। आप प्लीज उसे अपने सुपीरियर जर्नल में कंसीडर कर लें। पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में आपने वो बातें लिखनी है जो आपने कंक्लूजन में लिखी थी कि मेरी स्टडी का एम ये था। सॉरी, आप कंक्लूजन में एम तो नहीं लिखते, लेकिन नॉर्मली ये कंक्लूजन की तरह ही है। मेरी स्टडी का एम ये था कि मैं अपने प्लांट की एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टडी को चेक करूं, और मेरे रिजल्ट्स ने बताया कि मेरे प्लांट जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। थोड़ा सा आपने रिजल्ट बताना है। लास्ट पैराग्राफ में आपने लिखना है कि मैं ये कंफर्म कर रही हूँ कि मेरा मैन्युस्क्रिप्ट ना तो किसी और जर्नल में मैंने पब्लिश करवाया हुआ है, ना सबमिट करवाया हुआ है, और मैंने जितने भी ऑथर्स के नेम लिखे हैं उन्होंने वाकई ही कंट्रीब्यूट किया है। दोस्ती की बेसिस पे हम नहीं चल रहे, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने, अब जो आपका करिस्पॉन्डिंग ऑथर होगा,
जो आपका करस्पॉन्डिंग ऑथर होगा वो अपनी डिटेल लिखेगा, वो अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, जो भी उसकी एफिलिएशन है, जो भी उसका डिपार्टमेंट है, जो भी उसका एड्रेस है, वो सब कुछ लिखेगा। आपका कवर लेटर रेडी है, आपने वो कवर लेटर यहाँ पे सबमिट करवा देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपकी ऑथर्स की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, मैंने अपने रिव्यू आर्टिकल में सबसे पहले, सॉरी, अपने रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले अपना नाम लिखा हुआ था, तो मैं फर्स्ट ऑथर आ गई हूँ। उसके बाद मेरे सुपरवाइजर का नाम था, उनका नाम सेकंड पे आ गया है। थर्ड मैंने जिसका नाम डाला था वो नाम आ गया। ठीक है, तो ऐसे 2-3 नाम आ गए और उसके बाद मैंने सिर्फ उन्हें चेक करना है, रिव्यू करना है कि क्या जो मैंने ऑथर्स नेम डाले थे वही आए हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और फिर मैंने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ वो आपसे 3-4 हेल्प लेंगे कि मैंने पब्लिशिंग पॉलिसी पढ़ ली है जर्नल की और मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरा कोई कंपीटिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है ये आर्टिकल सबमिट कराने में। हमेशा यही ऑप्शन क्लिक करना है कि नो, मेरा कोई कंपीटिंग इंटरेस्ट नहीं है और मेरा रिजल्ट, डाटा और फिगर कहीं भी और पब्लिश नहीं हुआ। मैं करस्पॉन्डिंग ऑथर हूँ और मैं हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरा जो डाटा है वो किसी भी और ऑथर के पास नहीं है, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अब अगर आपने यहाँ रिव्यू आर्टिकल आप सबमिट करा रहे होते और आपने किसी और की फिगर्स एंड टेबल्स ऐड की हुई होती तो आपको डेफिनेटली परमिशन चाहिए थी, फिर आप यस पे क्लिक करते और जब ये आर्टिकल सबमिट होता तो जर्नल आपको पूछता परमिशन का लेटर दिखाओ, वो लाइसेंस दिखाओ जिसकी बेस पर आपने किसी और का डाटा चोरी करके अपने अंदर छुप रखा हुआ है रिव्यू आर्टिकल में। सो किसी का डाटा किसी सिचुएशन में परमिशन के बगैर नहीं रखना। सो आप सारे ऑप्शन क्लिक कर रहे लेंगे, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पे प्रेस करते जाना है और नीचे यहाँ पर रन चेक्स एंड सबमिट कर देना। मैं सबमिट का नहीं क्लिक कर रही क्योंकि ये आर्टिकल पहले ही पब्लिश्ड है तो जर्नल मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगा कि पब्लिश्ड आर्टिकल को क्यों सबमिट करवाया है। सो आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका आर्टिकल सबमिट हो गया। इतना आसान काम था। जर्नल आपको एक ईमेल करेगा कि थैंक यू सो मच, आपका आर्टिकल सबमिट हो गया है। हम कुछ दिनों के बाद आपको दोबारा से रिजेक्शन की ईमेल कर देंगे, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपको जब पहली दफा में ही, पहले स्टेप में ही अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो ये ईमेल आती है जो मुझे आई हुई है, डिसीजन ऑन योर सबमिशन। और उसने मुझसे कहा है, वहीं पे ही है, जर्नल ने मुझसे कहा है, I am very sorry we cannot publish your work in inflammopharmacology. Your manuscript may be a good fit for one of our other journals. So हम आपको अप्रोच करेंगे अगर आप किसी और जर्नल में सबमिट कराना चाहते हो। ये मस्का है और रिजल्ट ये है कि आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो गया है। सो रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी तो आपने दोबारा से आर्टिकल कहीं और सबमिट करवाना होगा, थोड़े से लो इम्पैक्ट फैक्टर में। लेकिन अगर आपका आर्टिकल अंडर रिव्यू चला गया तो 90 to 95% चांस है अब आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। फिर आपको ये वाली इंशाल्लाह जिंदगी में ईमेल आएगी कि आपको मेजर रिवीजन करनी है अपने आर्टिकल में। और क्या क्या रिवीजन करनी है, रिवीजन का मतलब है कुछ चीजें जो उन्हें चाहिए जो हमने ऐड नहीं की हुई वो ऐड करने की जरूरत है। रिव्यूअर 2 ने मुझे कहा हुआ है कि बहुत अच्छी स्टडी है जी, बहुत उसने बेनिफिट्स बताए हैं, लेकिन ये वाला रेफरेंस प्लीज अपनी स्टडी में ऐड कर लो, पॉजिटिव कंट्रोल ऐड करो, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, जैसे वो मुझे कह रहा है कि आपने ये जो एब्रीविएशन यूज की है ना, इन सबको रीचेक करो कि ये एक दूसरे के साथ अलाइन भी कर रही हैं या नहीं। तो आपको ऐसे एक रिवीजन की रिक्वेस्ट आएगी और उसके बाद एक ईमेल आएगी, आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया, इतनी सी बात थी आर्टिकल सबमिशन से पब्लिकेशन की तरफ। रिव्यूअर कमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो पब्लिकेशन जर्नी आपका ये था। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, हाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आपका आर्टिकल सबमिट हो जाता है और वो अंडर रिव्यू होता है, अगर आपको इस तरह का स्टेटस शो हो रहा है कि आपका आर्टिकल अंडर रिव्यू है तो इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ आपके फील्ड के सीनियर रिसर्चर्स के पास है और वो उसे रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ये आर्टिकल रिजेक्ट होना चाहिए, क्या इस आर्टिकल को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, इसमें किसी चेंज की जरूरत नहीं है, इतना महान लिखा हुआ है,
या इसमें कुछ रिवीजन करवा के इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास भी बहुत सी रिक्वेस्ट आती है जर्नल की कि प्लीज आप इसे रिव्यू कर देंगे। ये देखें, इज दिस आर्टिकल ऑफ इंटरेस्ट टू यू, क्या आप इसे रिव्यू करना चाहती हैं? अगर मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लूंगी तो अब जिसने भी आर्टिकल पता नहीं दुनिया में कहाँ बैठ के सबमिट करवाया है उसका आर्टिकल मैं रिव्यू कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी पहले से आईडी बनी हुई होगी, जनरेट होगी, मैं उसको रिव्यू करूंगी। रिव्यू किस तरह से करूंगी? मैं उसकी मेथोडोलॉजी, एब्स्ट्रैक्ट, डिस्कशन सब कुछ पढ़ूंगी, उसमें कहाँ कहाँ ब्लेंडर मारे हैं उनको लिखूंगी और फिर उसको सबमिट करा दूंगी जर्नल को। जर्नल फिर ऑथर को भेजेगा कि आप ये चेंजेस हमें करके दें, और ऑथर अगर वो चेंजेस कर देगा तो उसके बाद आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है। सो ये मेरा ही एक आर्टिकल है जो इस टाइम अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है 7 जून से। ओके, अब हमारे पास कुछ टूल हैं जो आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। ये एक इलिसिट का टूल है, इलिसिट। मैंने सिंपल इलिसिट लिखा, मैंने इसे क्लिक किया, ये जो पहली पहली चीज आ रही है मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, आपकी आईडी नहीं बनी हुई होगी, आप लॉगिन नहीं होंगे तो आप अपने आप को लॉगिन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर कोई एक बात लिखती हूँ, मुझे ना किसी एक सेंटेंस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल चाहिए। आपने लिखना पूरा सेंटेंस है, गूगल स्कॉलर की तरह यहाँ कीवर्ड्स नहीं लिखने होते। इतनी जिंदगी आसान करने लगी हूँ ना आपकी, अभी आपको मजा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ एक से 2 मिनट लगेंगे, सो प्लीज वेट। ये देखें, उसने आपको 10 सोर्सेज दिए हैं। ओके, 10 सोर्सेज का मतलब है यहाँ अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास कोई 10-12 आर्टिकल यहाँ पर वो आपको शो करता जाएगा। हर आर्टिकल की उसने आपको यहाँ समरी दी हुई है। इसकी समरी अपलोड हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उसने आपको ये दिया हुआ है कि नैनो पार्टिकल का ये इफेक्ट है और इस रिसर्च आर्टिकल से मैंने ये डाटा लिया है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे और आप अपने वर्ड फाइल में पेस्ट कर देंगे, ये काम नहीं करना। मैंने जिंदगी आपकी सिर्फ इतनी आसान की है कि अब आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल है वो आपको बता रहा है, इसकी समरी ये है कि नैनो पार्टिकल्स लंग कैंसर के लिए एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है जो कि मुख्तलिफ तरह के एडवांटेजेस, टारगेटेड थेरेपी, रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफर करते हैं। सो अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है कि ये समरी मतलब इससे ये रिलेटेड बात आपके आर्टिकल में जानी चाहिए, तो अब आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को ओपन करके वहां से जो भी लाइन आपको अच्छी लगे तब आपने रिफ्रेश करके उसे अपने पास रख लेना है। लेकिन अगर आपको ये समरी अच्छी ना लगती, ये वो बात होती जो आपके रेलेवेंट ही नहीं है, जो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर आप इस वाले को स्किप कर देंगे। अब बेसिकली हमने क्या किया है कि हम गूगल स्कॉलर पे बैठते, हम लिखते कि नैनो पार्टिकल्स एंड लंग कैंसर, और फिर हमारे पास 200 आर्टिकल आते। फिर उन 200 आर्टिकल के टाइटल में से हम जज करते कि हमें कौन से 3-4 आर्टिकल पढ़ने चाहिए, और उन 3-4 आर्टिकल पढ़ने के बाद भी हमें कोई काम की लाइन ना मिलती। तो उस सारे काम को आसान कर दिया है इस टूल ने कि उसने बता दिया है आपके काम की बात इस आर्टिकल में है, इस आर्टिकल में है, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो उन बहुत सारे आर्टिकल्स में है। इसके अलावा इन सारे 10 आर्टिकल उसने आपको दिए हैं, इन सारे आर्टिकल्स का उसने एक एब्स्ट्रैक्ट भी जनरेट करके दे दिया है ताकि आप इसे प्रॉपर्ली पढ़ लें। अच्छा, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स ऐड हो सकते हैं, इसे प्लीज खुद से अप्लाई करके देखिएगा आपको कौन से जर्नल की क्वालिटी चाहिए। अच्छा, जर्नल क्वालिटी से याद आया, इंटरनेशनली, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान में भी डेफिनेटली है, पाकिस्तान में फिर और क्राइटेरिया भी है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया ये है कि आपके आर्टिकल आपके जर्नल 4 कैटेगरी में फॉल करते हैं।
Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब जो भी जर्नल सिलेक्ट करेंगे वो इन चारों कैटेगरी में से किसी एक में फॉल करता होगा। Q1 वो है जो हाईएस्ट कैटेगरी का है। अभी जो मैंने आपको एक जर्नल इंस्ट्रूमेंट फार्माकोलॉजी ओपन करके दिखाया था वो Q1 का जर्नल है। इसका मतलब है ये टॉप क्वालिटी के आर्टिकल्स को ही सिर्फ पब्लिश करता है। इसने पूरे साल में फॉर एग्जांपल 100 आर्टिकल पब्लिश करने हैं। Q2 इससे थोड़े से लो क्वालिटी में नहीं कह सकती, मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें 100 आर्टिकल पब्लिश करने हैं, ये साल में 1000 आर्टिकल पब्लिश कर सकता है, ये 5000 और ये 10,000। अब आप ये देखें कि Q4 वाला अगर 10,000 आर्टिकल पब्लिश कर सकता है तो वो क्वालिटी पे थोड़ा कंप्रोमाइज कर जाएगा ना, कि ठीक है इस आर्टिकल में इतना डाटा नहीं है लेकिन चलो पब्लिश हो सकता है, क्योंकि मैं तो 10,000 आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ ना 365 दिनों में। इस आर्टिकल का राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है लेकिन चलो मेरे पास बहुत कुछ है पब्लिश करने के लिए, मैं इसे कर लेता हूँ। Q1 वाले ने करने ही 100 है, सो वो सिर्फ उन आर्टिकल को पब्लिश करेगा जो परफेक्ट होंगे, जो बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, जिसके रिसर्च से लगेगा कि नोवेलिटी है इसमें। सो Q1 में वो आते हैं। फिर उससे थोड़े से लो क्वालिटी वाले Q2 में पब्लिश हो जाते हैं, देन Q3 एंड Q4। सो आपने हमेशा, जब अल्लाह आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनाए, अभी तो क्योंकि आप बहुत स्टार्ट की स्टेज में हैं तो आप Q4 में भी करवाएंगे तो आई विल बी प्राउड ऑफ यू, Q3 में भी करवाएंगे तो आई विल बी सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपने जब अच्छा रिसर्चर बनना है तो आपने ट्राई करना है कि आपने Q1 और Q2 से नीचे नहीं जाना। किसी भी सिचुएशन में Q1 और Q2 से नीचे की कैटेगरी में फॉल नहीं करना। ओके, हम फिल्टर अप्लाई करने लगे थे। अब हमें Q1 Q2 पता कैसे चलता है? आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे कि इन्फ्लेमो फार्माकोलॉजी फॉर एग्जांपल जो है वो उसकी कौन सी कैटेगरी है, तो आपको वो जो है ना ओपन करके बता देगा कि ये Q1 की कैटेगरी में आता है। ओके, तो यहाँ से नॉर्मली पता चल जाता है। अच्छा, अब हम फिल्टर्स अप्लाई कर रहे थे। तो हम बहुत सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं कि हमें सिर्फ वो आर्टिकल ओपन करके दिखाओ जो Q1 और Q2 के हैं। ठीक है, तो आर्टिकल की लिस्ट बिल्कुल यहाँ चेंज हो जाएगी। आप ऐड कॉलम कर सकते हैं, ऐड कॉलम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे और बहुत सारी चीजें आपको बहुत स्पेसिफिक होकर बतानी पड़ेंगी कि मुझे इससे रिलेटेड डाटा चाहिए। सो गूगल स्कॉलर पे 10 आर्टिकल पढ़ने से बेहतर है कि ये आपको समरी बनाकर दे देगा कि ये आर्टिकल आपके काम का है। सिमिलरली ये वाला चलता है स्पेस, ये एक और टूल है। यहाँ पर भी आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको आपके मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल खोल के दे देगा। आप उनमें से कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे वो आपके काम का ही होगा, आपको गूगल स्कॉलर की तरह एक्स्ट्रा आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई ऐसी बात जो आपने मुझसे पूछनी हो, सॉरी वलीद, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते हैं, तब तक मुझे 2 से 3 मिनट की ब्रेक दें और उसके बाद जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इन्हें साथ साथ रीड भी कर लूंगी। Yes, ma'am. Sure. Everyone, kindly type your queries in the chat box. We will discuss in 2 or 3 minutes. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये कवर लेटर के साथ साथ आपको कभी कभी बहुत अच्छी चीज बताने लगी हूँ, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ सकता है। ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है। कुछ जर्नल्स आपसे कहते हैं कि हमें एब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी ड्रा करके दो। ये देखें, ये मैंने अपना एब्स्ट्रैक्ट दिया है, पर जर्नल ने कहा कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी दो। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है आपने पूरे आर्टिकल को एक इमेज में एक्सप्लेन करना है। अगर आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाना सीख लेते हैं तो आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आपको आइडिया नहीं है। सिमिलरली अगर आप
रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल राइटिंग बनाना सीख लेते हैं, आप कितना अर्न कर सकते हैं आपको आइडिया नहीं है। ये फाइवर की प्रोफाइल, प्लीज मेहरबानी करके आपने इसे नजर नहीं लगानी है, ठीक है। ये मेरी फाइवर की प्रोफाइल है और मेरी क्योंकि जॉब है तो मैं इसे एज सच रन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाना आता है और मेरी गिग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट की है। ये अर्निंग है मेरी 1 साल की। इसके अलावा सेम $2000 मैं फाइवर के बाहर भी अर्न कर चुकी हूँ। जिन्होंने मुझसे फाइवर पे कांटेक्ट किया बट उन्होंने पेमेंट मुझे फाइवर के थ्रू नहीं की क्योंकि फाइवर बहुत टैक्स काटता है। क्योंकि मुझे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाना आता है, क्योंकि मुझे आर्टिकल राइटिंग आती है, ठीक है। सो आज की वर्कशॉप आपको सिर्फ आपकी आर्टिकल राइटिंग में या आपकी करियर को इम्प्रूव करने में या स्कॉलरशिप में हेल्प नहीं करेगी, आप अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ आपके अपने बेनिफिट के लिए। जिंदगी में जितना ज्यादा पॉसिबल हो वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार अटेंड करें, उनके सर्टिफिकेट्स लें, उन सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखें। मुझसे पूछें कि जिन सर्टिफिकेट्स को मैंने फजूल समझा था, मैंने उन्हें फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, इस टाइम जॉब्स पे अप्लाई करते हुए मुझे कितना शदीद रिग्रेट हो रहा है कि काश वो चीजें मैंने संभाल के रखी होती, वो जो मैंने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी, कहीं पार्टिसिपेट किया था, कहीं कोई लेक्चर डिलीवर किया था, तो काश मैंने वो सर्टिफिकेट संभाले होते। सिमिलरली आपके 500 अगर आप पे लग रहे हैं, 200, 100 फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर नहीं करता आपका कितना पैसा लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि आप अपने स्किल पे उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिंदगी में कभी ना कभी आपको वो चीज जरूर कमा कर देगी, जरूर उसका आपको बेनिफिट होगा। ये प्रोफाइल मैंने फाइवर की जनरेट की थी 2021 में और ये मेरी 2024 के एंड पे मुझे पहला ऑर्डर मिला था, क्योंकि 21 से 24 के दरमियान में इसे ओपन ही नहीं करती थी। 24 के एंड पे मुझे एक मोटिवेशन मिली, मैंने इसे चलाना स्टार्ट किया तो मुझे इतने बेनिफिट्स हो गए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए था, ठीक है। सो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है वो तो डेफिनेटली इस टाइम मैं आपको नहीं सिखा सकती हूँ। मैंने आपके सामने एक बायो रेंडर सॉफ्टवेयर का नाम दिया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। इसे प्लीज ओपन करके, ये रहा, इसे प्लीज ओपन करके देखना, आप इससे साइन अप करना। कुछ इसके फीचर्स बिल्कुल फ्री हैं, आप इससे ग्राफिकल टूल्स बना सकते हैं, बहुत कुछ जनरेट कर सकते हैं, बहुत बहुत फायदा होने लगा है आपको। सो ओके, मैं कहीं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। Can we get these slides or recording of this session? Please वलीद, अगर possible हो तो ये slides मैं वलीद को send कर दूंगी and somehow वो आपको किसी ना किसी तरह आपकी email IDs पर या अपनी community में कहीं ना कहीं आपको share कर देगा। Okay, how can we add our group member sections to a Word doc without triggering plagiarism? ग्रुप मेंबर सेक्शन मुझे समझ नहीं आया, आप नाम ऐड करने का पूछ रहे हैं या आप क्या पूछ रहे हैं? प्लीज इस क्वेश्चन को एलैबोरेट कर दें। मैम प्लीज शेयर द स्लाइड्स, आपको मिल जाएंगी। यस, स्लाइड्स कम्युनिटी में शेयर हो जाएंगी। मैम व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट वो है जो पब्लिश हुआ हुआ आर्टिकल नहीं होता। जैसे मैंने ये एक आर्टिकल लिखा है लेकिन ये अभी पब्लिश्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिश्ड नहीं है तो ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक बात प्लीज, बातें टाइम के साथ साथ मुझे याद आती रहेंगी। आपने जिस स्टाइल में एक टेबल बनाई है, सारी टेबल्स उसी स्टाइल में होनी चाहिए। आपने टेबल के स्टाइल को 19-20 के फर्क से भी चेंज नहीं करना। सेकंड, अगर आपने टेबल नंबर 6 को बोल्ड में रखा है और उसके आगे आपने कॉलन ऐड किया है या फुल स्टॉप ऐड किया है, तो हर टेबल के को अब बोल्ड में होना चाहिए, उसके लेबल को, उसके आगे वही सेम फुल स्टॉप या कॉलन होना चाहिए। अगर आपने इस कैप्शन के एंड पे फुल स्टॉप ऐड किया है तो आपने हर टेबल के अब कैप्शन में फुल स्टॉप ऐड करना है।
सो बताने का पर्पस ये है कि टेबल्स एंड फिगर्स का स्टाइल सेम टू सेम होना चाहिए। सिमिलरली हेडिंग्स का स्टाइल सेम होना चाहिए। आप ये देखिए मैंने यहाँ सबको स्मॉल लेटर में लिखा है, कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर में नहीं है। अब मैं जब भी हेडिंग दूंगी मैं किसी भी वर्ड को कैपिटल हेड उसमें नहीं लिखूंगी। अगर मैं चाहती तो मैं इसको लिखती बायोकेमिकल इंडाइसिस ऑफ किडनी, ठीक है। फिर मैं क्या करती, हर हेडिंग में जो मेजर वर्ड होता, जितने भी मेजर वर्ड होते उन सब के पहले वर्ड को कैपिटल करती। सो हेडिंग स्टाइल, टेबल स्टाइल, फिगर का स्टाइल आपने हमेशा सेम रखना है। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हमें पता नहीं होती और पहला इंप्रेशन इतना खराब जाता है कि एडिटर उसे रिजेक्ट कर देता है। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है, आपने ये टाइटल लिखा, नीचे आपने अपना नाम लिखा, अपने सुपरवाइजर या किसी कोलैबोरेटर या किसी कंट्रीब्यूटर का नाम लिखा और उसकी एफिलिएशन दी। ये 1 आपको नजर आ रहा है, ये 1 मैंने यहाँ 1 मेंशन किया है, मतलब महरीन फातिमा इस डिपार्टमेंट से अटैच है, मोहम्मद रशीद खान इस डिपार्टमेंट से अटैच है। ये हिस्टेरिक साइन बता रहा है कि मैं करिस्पॉन्डिंग ऑथर हूँ। उसी हिस्टेरिक साइन को मैंने नीचे लिखा, करिस्पॉन्डिंग ऑथर लिखा, अपना नाम लिखा, यहाँ बेसिकली मेरी ईमेल थी। बहुत से क्वेश्चन आ गए हैं, सॉरी। मैम एक पेपर सिर्फ एक ही जर्नल में पब्लिश करवा सकते हैं? यस, इवन आप एक टाइम पे 2 जर्नल में उसे सबमिट भी नहीं करवा सकते एक साथ। आपने एक टाइम पे एक ही जर्नल में सबमिट करवाना है, उसके डिसीजन का वेट करना है। ओके, नेक्स्ट वर्कशॉप शुड बी ऑन ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। ओह, इतने ट्रिगर हो गए हो। हाउ कैन वी बैलेंस बिटवीन डिस्कसिंग एंड स्टार्टिंग आवर ओन फाइंडिंग्स? रिजल्ट एंड डिस्कशन का बहुत मेजर डिफरेंस है ना। आपने अपनी ओन फाइंडिंग्स बतानी है, रिजल्ट बताते हुए आपने ये बताना है ये ग्रुप के मेरे कंट्रोल के ग्रुप से इतने % हाई है, इतने % लो है, बिल्कुल उस जैसी वैल्यूज आई हैं। रिजल्ट में तो आपने ये बताना है, डिस्कशन में आपने ये बताना है वैल्यू लो आई है तो किस बेसिस पर आई है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू आर्टिकल की सॉरी आप बात कर रहे हैं। रिव्यू आर्टिकल में भी आपने सेम यही लिखना है कि मैं इस रिसर्च आर्टिकल को अगर कोट कर रहा हूं तो उसके रिजल्ट ये थे और ये रिजल्ट किस बेसिस पर आए हैं, फिर उसको डिस्कस करना है आपने। How can we copy paste their paragraphs to our Word doc without triggering plagiarism? ना जी, copy paste plagiarism ट्रिगर किए बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। plagiarism रिमूव करने के लिए आप क्विल बोर्ड यूज कर सकते हैं। पहली सजेशन, अगर आपकी अंग्रेजी बर्बाद है और आप खुद से रिफ्रेज नहीं कर सकते हैं तो ये सॉफ्टवेयर फ्री चलता है, आपने यहाँ से पैराफ्रेज करवाना है। सेकंड सजेशन, अगर आपको ग्रामरली पेड वर्जन मिलता है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो आपने ग्रामरली ले लेनी है। और ग्रामरली जब आप लिंक करते हैं अपने वर्ड के साथ तो आधी से ज्यादा सजेशन, ये देख रहे हो, आधी से ज्यादा सजेशन तो वो आपको देता रहता है जिससे आपकी प्लेजरिज्म रिमूव हो जाती है। थर्ड चीज जो आप कर सकते हो, आपने चैट जीपीटी ओपन करना है और चैट जीपीटी से कहना है प्रिपेयर अ लेक्चर नहीं, प्लीज रिमूव प्लेजरिज्म, या फिर ये कर दें पैराफ्रेज दिस पैराग्राफ विदाउट एडिंग योर ऑन कंटेंट। अब जिस भी पैराग्राफ को आपने रिफ्रेश करना है वो वहां यहाँ कॉपी पेस्ट कर दें, चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर देगा। आप आर्टिकल से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसे कहेंगे कि पैराफ्रेज करो लेकिन अपना कंटेंट खुद से एआई वाला ऐड ना करो, तो ये कुछ रिफ्रेजिंग आपकी कर देगा। आधी से ज्यादा प्लेजरिज्म आपकी ये रिमूव कर देता है बहुत हद तक। मैम सर्टिफिकेट कहाँ यूज करते हैं? लाइक फाइवर पे भी अपलोड करने होते हैं। अगर आप फाइवर पे अपलोड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है फाइवर पे अपलोड करना। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या इंटर्नशिप के लिए तो ये सर्टिफिकेट्स आपको तब बाकी से प्रोमिनेंट कर देते हैं। ओके मैम, जब आपने पेपर टाइप का ऑप्शन ओपन किया तो वहां पर और भी ऑप्शन थे, प्लीज उनका थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दें। अच्छा मैम, कैन वी अप्लाई 1 आर्टिकल फॉर सबमिशन इन मल्टीपल? नो 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 नो, एक आर्टिकल मल्टीपल जर्नल में सबमिट नहीं कराना है।
जर्नल वाले आपको ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देंगे। मेरा अपना पब्लिश हुआ आर्टिकल मैं दोबारा से सबमिट नहीं करा रही, हालांकि मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट दे रही थी और उन्हें बता भी सकती थी कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये रिस्क नहीं लिया। और आप कह रहे हैं कि 2-3 में करवा दें, किसी भी सूरत नहीं। अच्छा, हाउ कैन आई इफेक्टिवली गेट एडिटर अटेंशन फॉर अ रिव्यू आर्टिकल? जितना अच्छा टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे उतना ज्यादा एडिटर की अटेंशन आपकी तरफ आएगी। टाइटल को बहुत अच्छा लिखना है। चैट जीपीटी से हेल्प लो, अपना टाइटल, उसे एक टाइटल सोचो, उसे बताओ और उसे कहो क्रिटिकली एनालाइज करे मेरे टाइटल में क्या मिस्टेक है। फिर जो वो मिस्टेक्स बताए उन्हें मिस्टेक्स को खुद से ठीक करो, उसके बताए हुए वर्ड यूज नहीं करो, उनके सिनोनिम यूज कर लो। मैम अगर आर्टिकल खुद लिख रहे हैं तो लिखने के बाद अपने सुपरवाइजर से को ऑथर में ऐड करने की परमिशन लेनी होती है। सुपरवाइजर खुश हो जाएगा कि मेरा नाम ऐड हो रहा है, उससे क्या मसला है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली आप उससे परमिशन लें क्योंकि उसका ईमेल आईडी यूज होना है। मैम प्लीज पेयर रिव्यू, 1 मिनट। पेयर रिव्यू का मतलब है आप आर्टिकल को सबमिट कराते हैं, एडिटर सबसे पहले आपका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और फिगर्स टेबल्स देखता है कि क्या वो अलाइनमेंट में है, क्या वो ठीक है, क्या वो गुड लुकिंग है। उसे अगर चीजें पसंद आती हैं तो वो उन्हें अंडर रिव्यू भेज देता है। अंडर रिव्यू का मतलब है कि जर्नल के पास बहुत से सीनियर रिसर्चर्स की ईमेल आईडीज होती हैं, जैसे मेरी ईमेल आईडी इस टाइम बहुत से जर्नल्स के पास है। सो जर्नल रिसर्चर से फॉर एग्जांपल मेरे से कांटेक्ट करता है कि ये एक आर्टिकल है, क्या आप इसे रिव्यू करके देंगी, क्या आप हमें बताएंगी। रिव्यू करने का मतलब है कि आप हमें बताएंगी कि ये आर्टिकल एक्सेप्टेबल है या नहीं, हम इसे अपने पास एक्सेप्ट कर लें, हम इसे रिजेक्ट कर लें या हम इसमें कुछ चेंजेस करवाएं। ये हम सजेस्ट करते हैं, मतलब जो सीनियर रिसर्चर्स बैठे होते हैं। सो 2 से 3 रिसर्चर, अब वो यूएस में कोई हो सकता है, चाइना में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, कोई से 2-3 डिफरेंट रिसर्चर जिनका आपको आइडिया नहीं होता कि आपका कौन रिव्यू कर रहा है आर्टिकल, ठीक है। उनके पास आपका आर्टिकल जाता है, वो आपके आर्टिकल को रिव्यू करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, उसमें चेंजेस सजेस्ट करते हैं। फिर जर्नल आपको भेजता है कि ये रिविजन्स करके दें, मतलब ये चीजें ऐड करके दें अपने आर्टिकल में। वो इंग्लिश की इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो कोई न्यू एक्सपेरिमेंट लगाना हो सकता है, वो किसी चीज की इलैबोरेशन या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। एक दफा आप वो चेंजेस कर देते हैं, अब आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा। ये पेयर रिव्यू है। How can we present our work unbiased if I encounter any contradiction while reviewing? What will be the best strategy? ये तो आपके दिमाग का खेल है, जिसने भी ये सवाल पूछा है, How can we present our work unbiased if I encounter any contradiction? बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि बेसिकली आपने दोनों सिचुएशंस के लिए माइंड को सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि जो हाइपोथेसिस आपने क्रिएट किया हुआ है वो नलिफाई भी हो सकता है, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे तब आप अनबाइस्ड हो सकते हैं। मैम स्टार्टिंग में टॉपिक किस तरह सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आप रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने रिसेंट रिव्यू आर्टिकल ओपन करने हैं, ठीक है, और आपने ये देखना है कि आजकल किस किस चीज पर काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब कोई इंटरेस्ट तो आपका होगा ना, आप बायोटेक के हैं तो क्रिस्पर आपका इंटरेस्ट हो सकता है, जीन्स आपका इंटरेस्ट हो सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री के हैं तो इन्फ्लेमेटरी पाथवेज आपका इंटरेस्ट हो सकते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट, कंपाउंड्स, ट्रीटमेंट्स, कोई चीज तो आपके इंटरेस्ट की होगी। उस इंटरेस्ट को आपने गूगल स्कॉलर पे बैठकर चेक करना है 2025 और 26 के आर्टिकल को, और देखना है कि आजकल क्या रीसेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। जो भी रीसेंट एक्टिविटीज है उन टाइटल्स को चैट जीपीटी में कॉपी करो और उससे पूछो कि ये टाइटल्स हैं, ये रीसेंट स्टडीज हो चुकी हैं, मैं कौन सा न्यू आइडिया लेकर आऊं, वो आपको न्यू आइडिया सजेस्ट कर देगा। बस इससे ज्यादा टॉपिक सेलेक्ट करना आसान कैसे करूं? How to identify a research gap in an article? Could you please repeat, मैम? आपने recent research article open करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट ये है कि आप
किसी एक जीन को स्टडी करना चाहते हैं अल्जाइमर डिजीज में, आपने इस पे 2026 के आर्टिकल ओपन करने हैं, उसी जीन का नाम मेंशन करना है और कि उसी जीन का ये 2 से 3 जीन्स के नेम मेंशन करने हैं और अपनी डिजीज को मेंशन करना है गूगल स्कॉलर पे। अब जो रिसर्च आर्टिकल आएगा उस रिसर्च आर्टिकल की फ्यूचर डायरेक्शन पढ़नी है जो बिल्कुल लास्ट में लिखी होंगी, वो फ्यूचर डायरेक्शन आपका रिसर्च गैप है। ठीक है, अच्छा अगर 10 आर्टिकल्स हैं जो अलाइन कर रहे हैं और 2 से 3 कंट्राडिक्टरी हैं तो आपने 10 के 10 को एक साथ एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना, आपने पहले 5 का रेफरेंस लेना है कि ये 5 जो है ये सिमिलर है मेरी स्टडी के साथ, बट कंट्राडिक्टरी स्टडी में ये पॉइंट्स आए हैं, फिर उन 2 से 3 में से 2 को या 3 को ही आपने ऐड कर देना है। फिर लास्ट लाइन आपने ऐड करनी है कि क्योंकि मेजर स्टडीज हमारे आइडिया के साथ, हमारे हाइपोथेसिस के साथ अलाइन कर रही हैं, सो समहाउ वी विल अज्यूम कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि विटामिन डी ब्रेस्ट